अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, आज तो टारगेट बड़ा हल्का सा है। कल 2 चैप्टर थे, आज सिर्फ 1 चैप्टर। चैप्टर बड़ा है, चैप्टर बड़ा है जी। कितना बड़ा चैप्टर? ये टीवी भाई साहब पे क्यों नहीं कर रहे? यादाश्त चली गई इसकी। 1 मिनट। जी, आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर नहीं है? क्या मसला है आवाज़ में? पिच ज़्यादा है। भाई ने बहुत ही टेक्निकल सी बात कर दी। लें जी, इसमें पिच का बटन नहीं नज़र आया मुझे। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जी, अभी आवाज़ बेहतर है? अभी आवाज़ बेहतर है? नहीं। अभी आवाज़ बेहतर है? अब यहाँ सही है? नहीं, एक ख़ास किस्म की गूंज है। माइक को बहुत दूर कर देते हैं और आवाज़ तेज़ कर देते हैं। 1 मिनट देखें, शायद नहीं। अभी अभी आवाज़ कैसी है? बेहतरीन आवाज़। हाँ जी, अभी बेहतर है? उन्होंने कहा बेहतर है, शुरू कराएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 तकरीबन रट्टे वाला चैप्टर है। चैप्टर 9 में फिर भी हमें कुछ लॉजिक नज़र आई थी। जो 9-11 की मिक्सिंग है, इसमें लॉजिकल सवाल उन्होंने 9 के ज़िम्मे रखे हुए हैं और जो क्रैमिंग वाले सवाल हैं वो 11 के ज़िम्मे रखे हुए हैं। दिस चैप्टर इज़ अबाउट अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न, सालाना जो आप अकाउंट्स बनाते हैं, जो आप सालाना बेसिस पे अथॉरिटीज़ को डाटा भेजते हैं, वो सारा का सारा इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें कुछ मेजर एरियाज़ हैं। हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पता होना चाहिए, एक छोटा सा एरिया। देन एक मेन एरिया है जिसमें हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं कि फ़ाइनल अकाउंट्स क्या हैं और वो सालाना बेसिस पे किस तरह से भेजे जाते हैं। देन फिर हम इसमें बात करते हैं, वेरिएशन है आवाज़ में, इसे साइड पे रख देते हैं, ये सबसे अच्छा आइडिया है। एक आखिरी कोशिश करते, नहीं होता तो फिर गले पे अटैक कर देते हैं। जी, अभी कुछ बेहतर है? अब मज़ीद वेरिएशन आएगी तो इसे चेंज कर देंगे। तो एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन एक फ़ाइनल अकाउंट्स का पोर्शन, फ़ाइनल अकाउंट जिसमें सालाना अकाउंट्स का जिक्र है, बुक्स ऑफ अकाउंट जिसमें कंपनी के जो रिकॉर्ड्स वगैरह उनका जिक्र है, फिर क्वार्टरली अकाउंट्स जो कि कुछ ख़ास कंपनियों ने साल में 4 दफ़ा अकाउंट्स का काम करना है, फिर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स यानी कि ग्रुप अकाउंट्स। नहीं जी, बात नहीं बनी, हम गले पे ही अटैक करेंगे। जी, तो ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि ओवरऑल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर डायरेक्टर रिपोर्ट जो सालाना बेसिस पे बननी है, और फिर एक एनुअल रिटर्न। तो इस चैप्टर में मोर ऑफ आ डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं, टेक्निकल कम है। ऐसा नहीं है कि अगर यूं करके इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या होगा, इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या होगा। सीधी सी डिस्क्रिप्टिव बहुत सारी बातें हैं कि इसमें ये 10 बातें हैं, उसमें वो 5 बातें हैं, उसमें ये 6 बातें हैं, उसको इस तरह से करना है, इस तरह से करना है।
तो इस चैप्टर के अंदर हमने लॉजिक के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस करना है और याद करने पे ज़्यादा फोकस करना है। प्रोसेस हैं, टाइम्स हैं, डेट्स हैं, कंटेंट्स हैं, हमने उनके ऊपर ज़्यादा काम करना है। सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के डिस्कशन से कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसे कहते हैं। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर। बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर का मतलब है कंपनी के किसी भी किस्म के रिकॉर्ड, चाहे वो मैनुअल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो। तो कोई भी डॉक्यूमेंट, डीड, वोचर, सिग्नेचर, कोई भी कागज़, कोई भी एग्रीमेंट, हर वो चीज़ जो कंपनी का रिकॉर्ड है वो बुक्स एंड पेपर कहलाएगा या बुक्स और पेपर कहलाएगा। ये रिकॉर्ड मैनुअल भी हो सकता है, ये रिकॉर्ड कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। तो अगर खाली बुक्स एंड पेपर पूछा जाए तो आपने कह देना है हर किस्म का रिकॉर्ड, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे किसी रजिस्टर पे हो। और अगर सवाल स्पेसिफिकली आए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स 4 तरह की चीज़ों को कहते हैं। अब अगेन कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो लिखी हुई चीज़ें मैं ज़बानी डिस्कस करता रहूँ, आप साथ साथ देख ही रहे होंगे। 4 तरह की चीज़ों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। रिसीट एंड पेमेंट्स के रिकॉर्ड्स को, एसेट्स लाइबिलिटीज़ के रिकॉर्ड्स को, इनकम एक्सपेंडिचर के रिकॉर्ड को। ये 3 चीज़ें हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगी। देन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक एडिशनल चीज़ भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगी। आप अकाउंटेंट्स, आपकी ज़बान में मैं कहूँगा कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लेबर की डिटेल, मटेरियल की डिटेल, ओवरहेड्स की डिटेल, ये सारी चीज़ें ये भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, इस तरह की जितनी भी कंपनी हैं वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक चौथी चीज़ एडिशनली रखेंगी कि अपने जो कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंट्स हैं वो भी मेंटेन करेंगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम एक्सपेंस, रिसीट पेमेंट, एसेट लाइबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग टाइप की कंपनियों के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी इसमें शामिल होंगे। अब अगला सवाल ये आता है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ये हमने कहाँ रखनी है, किस तरह से रखनी है, क्या लोकेशन होनी चाहिए। पहली बात ये कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने 10 साल तक के लिए संभाल के रखनी है। 10 साल का मतलब ये है कि जिस वक्त भी आप मौजूद हैं आपके पास एट एनी गिवन टाइम पिछले 10 साल का सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। और अगर कंपनी को बने 10 साल से कम का अरसा हुआ है तो पिछले सारे रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए। ये रिकॉर्ड आपके पास सही हालत में होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो वायरस फ्री होना चाहिए, इसमें कोई और ख़राबी ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, करप्ट ना हुई हुई हो फाइल्स। अगर फिज़िकल फॉर्म में है तो लिजिबल हो, पढ़ा जा सकता हो, सफ़े ना फटे हुए हों, ख़राब हालत में ना हो। जब इनसे पूछें लॉ से कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसे कहते हैं, तो कहते हैं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो हैं जो कंपनी के अफेयर्स को सही से बता सकें। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मानी जाएंगी जो कंपनी के अफेयर्स सही से दिखा सकेंगी, यानी कि जिनको देख के पता लग जाएगा कंपनी में क्या चल रहा है और किस तरह से चल रहा है। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने कीप करके रखने हैं और हमने कहा इनको 10 साल तक कीप करके रखना है। सवाल ये है कि इनको कीप करके कहाँ रखना है। इनको कीप करके हम 3 जगह रख सकते हैं। नंबर 1 जो प्राइम जगह बताई है उन्होंने कहा आप रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखेंगे। हर कंपनी अपने तमाम रिकॉर्ड्स अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर संभाल के रखेगी। अगर आप रजिस्टर ऑफिस के अलावा किसी जगह रखना चाहते हैं तो लॉ ने इजाज़त दे दी है कि आप किसी और लोकेशन पर रख दें, लेकिन फिर जो है वो बता ज़रूर दें इदारे को। रजिस्ट्रार को आप इंटीमेट कर दें कि भाई हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने रजिस्टर ऑफिस से उठा के किसी और जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो उस किसी और जगह पे चीज़ों को लेके चल पड़ेंगे। तो वो या आप माइक के साथ कुछ करना है चलेंगे, फिर अगली क्लास के लिए कर लेंगे क्योंकि ये बच्चे ऑलरेडी काफ़ी तंग हो गए हैं। अगली क्लास के स्टार्ट में हम फिर ये नया तजर्बा कर लेंगे जी। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो हमने या तो अपने रजिस्टर ऑफिस पर रखनी है, और अगर हमें किसी वजह से वहाँ नहीं रखनी है, हम अपनी फैक्ट्री में रखना चाह रहे हैं, हम किसी और लोकेशन पर रखना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रार को बता देना है, पूछना नहीं है, रजिस्ट्रार को बता देना है कि हमने फलाना जगह पर रखी हुई है। फिर वो कंपनियाँ जिनके ब्रांच ऑफिस हैं, वो कंपनियाँ जिनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, वो क्या करें। तो लॉ ने उधर भी ऑप्शन दे दी कि भाई आप ब्रांचेस पर रखो अपने रिकॉर्ड्स और पीरियोडिकल समरी अपने रजिस्टर ऑफिस पे भेज दिया करें। कोई टाइम पीरियड सेट कर लें, फॉर एग्जांपल हफ्ते के हफ्ते, फॉर एग्जांपल महीने के महीने, हर 15-15 दिन बाद, हर 2-2 महीने बाद, कोई भी इंटरवल आप सेट कर सकते हैं। तो आपने पीरियोडिकल इंटरवल के बाद अपनी जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं वो अपनी ब्रांचेस के रिकॉर्ड उठा के अपने रजिस्टर ऑफिस पे भेज दिया करना है। और अगर आपने रजिस्टर ऑफिस के बजाय कोई और लोकेशन सेट की हुई थी अपने रिकॉर्ड्स की, तो फिर आपने वहाँ पर भेज दिया करना है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, किस फॉर्म में होना चाहिए, प्रॉपर बुक से क्या मुराद है, 10 साल वाली क्या बात है। और देन कीपिंग द बुक्स में हमें पता होगा रजिस्टर ऑफिस या किसी और जगह पे भी रख सकते हैं, और अगर ब्रांच ऑफिस है तो फिर ब्रांच पे रखने से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। नीचे की विजिबिलिटी थोड़ी सी आउट हो रही है। ठीक नहीं,
वो फिर भी बाज नहीं आया। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह रखने के हवाले से हमने इस तरह से बात की। अब ये जो 10 साल तक आपने संभाल के रखनी है, अगर कंपनी की वाइंडिंग अप शुरू हो जाए तो क्या हम सारे रिकॉर्ड्स उठा के फेंक दें? लॉ कहता नहीं, जब वाइंडिंग अप शुरू हो तो आपका लिक्विडेटर भी उन सारे रिकॉर्ड्स को उसी तरह से संभाल के रखेगा जिस तरह से आपने संभाल के रखे हैं। अब ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इनकी इंस्पेक्शन की अगर हम बात करें तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंबर्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। मेंबर्स को ये ओपन इजाज़त नहीं है कि वो कभी भी आएँ और कंपनी का कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना शुरू कर दें। लेकिन डायरेक्टर ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स देख सकते हैं, रजिस्ट्रार इंस्पेक्ट करना चाहे तो वो देख सकता है। जब डायरेक्टर कहेंगे कि हमने अकाउंट्स देखने हैं तो कंपनी का कोई एम्प्लॉय उनको इनकार नहीं करेगा, चाहे डायरेक्टर इस वक्त मुल्क के रिकॉर्ड देख रहे हैं, चाहे दूसरे मुल्क से कोई भी रिकॉर्ड मंगवा के देख रहे हैं। तो डायरेक्टर को पूरी आज़ादी है कि वो पाकिस्तानी या पाकिस्तान से बाहर के रिकॉर्ड जो पाकिस्तान ला दिए जाएँ वो देख सकते हैं, और दूसरा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हर तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। पहले ये सेक्शन ऐसे नहीं होता था। पहले ये सेक्शन होता था डायरेक्टर को पूरी आज़ादी है कि कंपनी का कोई भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो फिर डायरेक्टर क्या करते थे, इस सेक्शन का फ़ायदा उठाते थे कि लॉ ने हमें इजाज़त दी हुई है, और कंपनी का अगर कोई ऑफिस दूसरे मुल्क में होता था तो वहाँ चले जाते थे कि हम तो कंपनी लॉ के मुताबिक अकाउंट्स की इंस्पेक्शन करने आए हैं। तो लॉ ने फिर ये चीज़ उसमें डाल दी कि अकाउंट्स की इंस्पेक्शन के अंदर जो मुल्क के अंदर अकाउंट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, और बाहर के अकाउंट्स एज ट्रांसमिटेड टू पाकिस्तान आप उनको भी देख सकते हैं। तो बाहर जाने की इजाज़त खुल्लम खुला ख़त्म कर दी और कह दिया वहाँ के अकाउंट्स पाकिस्तान आ जाएं, आप उसे देख लें, काम पूरा हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो अगर एक डायरेक्टर अकाउंट्स देखना चाहता है और कंपनी वालों से नहीं दिखा रहे तो वो रजिस्ट्रार को शिकायत कर सकता है, और रजिस्ट्रार फिर इमीडिएट इंस्पेक्शन का हुक्म भी दे सकता है। तो सबसे पहले तो ये पहला टॉपिक है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बताओ कि किसे कहते हैं, डेफिनेशन बताओ, कहाँ रखने हैं, किस फॉर्म में रखने हैं, कितने अरसे तक रखने हैं, और कौन कौन इंस्पेक्ट कर सकता है। फिर इससे आगे चलें तो फिर अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनल अकाउंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं? अकाउंटेंट्स के सामने ये बताना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि 5 चीज़ें तो आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सी होती हैं। छठा आपने जहन में रखना है कंपैरेटिव, और सातवां एनी अदर स्टेटमेंट जो ये बता दें। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पेपर में डेफिनेशन आ जाए तो एग्जैक्टली जो अकाउंटिंग में आपको पता है आपने 5 लिख देनी है। छठे में आपने कह देना है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन जो पिछले ईयर्स की होती है, और सातवें में लिख देना है एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड स्टेटमेंट। देन फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन आती है, लेकिन इसके ऊपर हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, हम पहले आगे एक फ़्लो देख लेंगे। अब आगे का जो फ़्लो है उसमें छोटी छोटी सी बहुत सारी बातें हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये फ़्लो हम अलग से समझ लेते हैं और फिर इस फ़्लो को किताब में हम अलग से चीज़ें देख लेते हैं। तो पहले फ़्लो समझने की कोशिश करते हैं। अगर रेगुलर क्लास होती तो हम यहाँ पूरा बोर्ड भर देते, उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस की बात करते, लेकिन चूँकि वक्त कम है तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा, हो सके तो आप सब अपने दिमाग में समाना है उसे, किताब पे हमें साथ साथ नज़र आ ही जाएगा। एक स्टोरी है जो कि आपने बस चंद मिनट सुननी है। कंपनी हर साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, हर साल बनाएगी, चाहे वो पहला साल है चाहे वो बाद वाला साल है। जो पहला साल है शायद उसके पूरे साल के नहीं बनेंगे, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट ज़रूरी नहीं है कि यकम जुलाई को ही हो। अक्सर कंपनियां आपको पता है 30 जून ईयर एंड होता है, तो ज़्यादातर कंपनियां अकाउंट्स बनाती हैं 1 जुलाई से 30 जून तक के 12 महीने के। जो पहला ईयर है, ज़िंदगी का पहला ईयर, उसके लिए 12 महीने शर्त नहीं है। तो आप अकाउंट्स बनाएंगे जो नॉर्मली 12 महीने के होंगे, लेकिन पहले ईयर में वो 12 महीने से कम ज़्यादा हो सकते हैं। कभी भी आपको 12 महीने से बड़े अकाउंट्स बनाने पड़े तो भी आप स्पेशल परमिशन ले सकते हैं रजिस्ट्रार से, और आप 12 महीने से बड़े अकाउंट्स भी बना सकते हैं। बट कॉमन अजम्पशन ये है कि अकाउंट्स कितने होंगे? 12 महीने के। आप हर दफ़ा 12 महीने का अकाउंट्स बनाएंगे, फिर उसके ऊपर साइन करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे उसे। अकाउंट्स को ऑथेंटिकेट करेंगे कम से कम 2 डायरेक्टर, जिनमें से एक चीफ एग्जीक्यूटिव होना लाजमी है। तो मैं जुमले को यूँ कह सकता हूँ कि चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर अकाउंट्स को साइन करेंगे। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव जैसे अहम मौके पर मुल्क से बाहर गया हुआ है तो फिर 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। अगर ये एक लिस्टेड कंपनी हुई तो CFO भी साइन करेगा अलग से। अगर ये एक सिंगल मेंबर कंपनी है तो वो अकेला जो मेंबर है वही उसे साइन कर रहा है। तो ये अलग अलग तरह की कंपनियों में अलग अलग तरह की साइनिंग रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अकाउंट्स बने, 12 महीने के बने और इन लोगों ने साइन कर दिए। अब क्या होगा, इन अकाउंट्स को ऑडिट करवाएंगे। इन अकाउंट्स को ऑडिट वो एक ऑडिटर से करवाएंगे, लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी 1 मिलियन से छोटी है तो फिर वो ऑडिट नहीं करवाएगी। असल में ये वाले सेक्शंस हैं आगे 2-3, इसमें एक पूरा प्रोसेस बताया है सारी कंपनियों को, और बीच में छोटी छोटी सी एक्सेप्शन है कि ये काम फलाना कंपनी नहीं करेगी, ये काम फलाना कंपनी नहीं करेगी। फिर इसमें एक डिस्कशन है कि लिस्टेड कंपनी एडिशनल क्या क्या करेगी। तो ये सेक्शंस पढ़ते हुए आपने ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ एक्सेप्शन आ रही है, और ये भी ध्यान रखना है कि लिस्टेड कंपनी जब आएगी तो क्या क्या एडिशनल काम हो। अगेन रेगुलर क्लास में हम उसको 3 कॉलम्स का एक टेबल बना लेते हैं और उसको समझ रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त उतना टाइम नहीं है।
हो सका तो उसकी गंदी मंदी से कोई तस्वीर उठा के हम उस ग्रुप में शेयर कर देंगे कि हाँ भाई ये ओवरऑल फ्लो है जिसमें हमने रेगुलर प्रोसेस, लिस्टेड कंपनी की एडिशनल बातें और बाकी कंपनियों में एक्सेप्शंस वो तो ऑडिट करवाना है। और ऑडिट की एक्सेप्शन ये है कि आपने 1 मिलियन से छोटी कंपनी ने ऑडिट नहीं करवाना और बाकी सारी कंपनियों ने ऑडिट करवाना है। ऑडिटर ऑडिट करेगा, ऑडिटर अपनी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भी दे देगा। अब आप अकाउंट्स पकड़ेंगे, ऑडिटर की रिपोर्ट पकड़ेंगे और एक और रिपोर्ट है डायरेक्टर्स की, वो ऐड करेंगे और वो तमाम मेंबर्स को भिजवा देंगे और उनको नोटिस भेजेंगे कि आ जाओ जी इतने दिन बाद आपकी एजीएम है। एजीएम के लिए जो नोटिस देंगे कम से कम 21 दिन पहले देना है और मेंबर्स को आप बुला रहे हैं कि आ जाओ इतने दिनों बाद हम एक एजीएम कर रहे हैं, उस एजीएम पे हम ये अकाउंट्स आपसे डिस्कस करेंगे। उस एजीएम के नोटिस को अगर लिस्टेड कंपनी भेज रही है तो वो इन 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ एक चौथा डॉक्यूमेंट भी भेजेगी जिसको हम कहेंगे चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने भेज दिए अपने मेंबर्स को। लिस्टेड कंपनी ने इस वक्त कुछ एक्स्ट्रा काम भी करने हैं। जिस वक्त उसने तमाम मेंबर्स को नोटिस भेजा एजीएम का इन सारे डॉक्यूमेंट समेत, तो उसने उस वक्त एसईसीपी, रजिस्ट्रार और स्टॉक एक्सचेंज इन तीनों को 3-3 कॉपियां भेज देनी है इन चीज़ों की। तीनों को 3-3 कॉपियां। जुमला ऐसा लिखा है कि 3 को 3 कॉपी भेजनी है तो लोग समझते हैं शायद इन 3 को 1-1 कॉपी भेजनी है तो 3 हो गया। तीनों को 3-3 कॉपी भेज देनी है। एसईसीपी को एडिशनली एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी भेज देनी है। लिस्टेड कंपनी जब भी नोटिस भेजती है अपने मेंबर्स को तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमेशा आपके पास होता है कि आपने उसको एक उर्दू और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रिंट करना है। जब भी कभी पेपर में आप लिख रहे हो ना कि आप कंपनी मेंबर को नोटिस भेजेगी तो आप फ़ौरन से लिख सकते हैं कि अगर ये एक लिस्टेड कंपनी है तो ये नोटिस एक इंग्लिश अखबार में, एक उर्दू अखबार में आएगा ताकि लोगों को पता लग जाए। चला गया नोटिस लोगों को। अब लोग एजीएम के लिए आएंगे। सवाल ये है कि जब आप एजीएम के लिए बुला रहे हैं तो एजीएम किस टाइम पे होनी चाहिए? पहली एजीएम 16 महीने में हो जानी चाहिए, जो ज़िंदगी की पहली एजीएम हो रही है। उसके बाद हर साल एजीएम होनी चाहिए। और हर साल ये कौन से टाइम में हो रही होगी? जो ईयर एंड है, ईयर एंड के 120 दिनों में एजीएम कर रहे होंगे। बट अगर ईयर एंड के 120 दिन इस तरह से हों कि आपका कैलेंडर ईयर ख़त्म हो जाए, ये जो जनवरी से दिसंबर वाला होता है, रूल ये है कि हर सन एक एजीएम होनी चाहिए। सन 2013, 14, 15, 23, 24, 25 पहली एजीएम के बाद कोई ईयर बगैर एजीएम के नहीं जाना चाहिए। तो अगर आपका कोई ईयर पूरा का पूरा गुजर रहा है और एजीएम नहीं हो सकी तो फिर 31 दिसंबर डेडलाइन बन जाएगी, आपको एजीएम करानी पड़ेगी। तो रूल तो है ईयर एंड से 120 दिन का, लेकिन एक बड़ा रूल बैक एंड पे है कि कोई ईयर बगैर एजीएम के नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी, एजीएम पे आप लोगों को बुलाएंगे। ये एजीएम पहली वाली एक्सटेंड नहीं हो सकती, लेकिन सब्सीक्वेंट एजीएम जो है उसमें 1 महीने तक की एक्सटेंशन है। 30 डेज तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। रजिस्ट्रार को अप्लाई कर दें। लिस्टेड कंपनी के केस में एसईसीपी को अप्लाई करना पड़ेगा, बाकी रजिस्ट्रार को। अब मेंबर हो गए इकट्ठे उस मीटिंग में और मेंबर्स ने घर से अकाउंट्स वगैरह पढ़ के आए हुए हैं। अब मीटिंग में गर्मा गर्म डिबेट होगी कि अकाउंट्स में ये कैसे था, ये कैसे था। मेंबर सवाल पूछेंगे, डायरेक्टर्स उनको जवाब देंगे और उसके बाद मेंबर्स उन अकाउंट्स को एक्नॉलेज कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, अप्रूव कर लेंगे। हो सकता है मेंबर्स अप्रूव ना करें, कुछ झगड़ा करें, तो अगर वो अप्रूव करें या ना करें, अगर ना करें तो कुछ रीज़न नोट करें कि उन्होंने अकाउंट्स पे क्या एतराज़ किया है। अप्रूव हो या ना हो, इन एनी केस आपने ये अकाउंट्स उठा के अब रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर देना है कि ये अकाउंट्स हुए हैं जो हमारी एजीएम में डिस्कस हुए थे और ये अप्रूव हो गए, या ये अप्रूव नहीं हुए और इस रीज़न की बेस पे अप्रूव नहीं हुए। ये आपने उठा के रजिस्ट्रार को फाइल कर देना है। रजिस्ट्रार को एक ख़ास कंपनी फाइल नहीं करेगी जिसका 10 मिलियन से छोटा कैपिटल है। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका 10 मिलियन से छोटा कैपिटल है वो रजिस्ट्रार को फाइल नहीं करेगी। तो मज़े की बात है कि जिसका 10 मिलियन से छोटा कैपिटल है वो फाइल नहीं कर रही और जिसका 1 मिलियन से कैपिटल छोटा है ऑडिट भी नहीं करा रही। तो 1 मिलियन से छोटी कंपनी ने ना अकाउंट्स भेजने हैं ना ऑडिट करवाना है, तो फिर इस कंपनी की एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है कि एक एफिडेविट देंगे, हल्फिया बयान देंगे इसके बड़े, वही लोग जो साइनिंग अथॉरिटी हैं, कि हमारे अकाउंट्स मौजूद हैं, हमने देखे हैं और हमारे मतलब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन अकाउंट्स को अवेलेबल कर देंगे। यानी चूँकि इन्होंने अकाउंट्स कभी भेजे ही नहीं, ना ही इन्होंने ऑडिट करवाया, तो गुमान ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अकाउंट्स बनाया ही ना करें। तो इनके बड़ों की तरफ से एक हल्फिया बयान होना चाहिए कि हाँ भाई हमारे अकाउंट्स मौजूद हैं, हमने देखे हुए हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर अथॉरिटीज़ कभी भी मांगना चाहें तो मांग सकती हैं, लेकिन सालाना रिक्वायरमेंट के तौर पर आपने हमेशा उनको भेजना नहीं है। तो ये एक ओवरऑल एक पूरी स्टोरी है, लेकिन इसको अब हम सेक्शन बाय सेक्शन देखें तो सबसे पहले टाइम लिमिट पे डिबेट है। 120 डेज़ के अंदर होना चाहिए। ये जो एजीएम है ये सिंगल मेंबर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगी। फर्स्ट केस में आपने 16 मंथ्स के अंदर अंदर करवाना है और अगेन सब्सीक्वेंट के केस में 120 दिन के अंदर। एक्सटेंशन 30 दिन की लिस्टेड कंपनी एसईसीपी से बाकी रजिस्ट्रार से ले सकती हैं। 12 महीने से बड़े अकाउंट्स नहीं बनाने हैं।
फिर ऑडिट की हम बात करें तो अकाउंट जो है वो ऑडिटेड होने चाहिए और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अकाउंट्स को कंपनी करे। और एक कोशिश और करके देख लेते हैं, असल में मेरे सामने व्यू डिफरेंट आ रहा है, शायद प्रेजेंटर व्यू ख़त्म होने से बात बन जाए। ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है 1 मिलियन से छोटी कंपनी के लिए। फिर अगेन कॉपीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपने डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट और चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट लिस्टेड कंपनी में 21 दिन पहले भेजनी है, 3 कॉपियाँ भेजनी है, इलेक्ट्रॉनिकली भी भेजनी है और आपने रजिस्टर ऑफिस पर रखनी है। कोई भी मेंबर आके देखना चाहे तो देख सकता है। अगर कंपनियों को SECP ने कहा है कि आपने वेबसाइट पे भी अपने अकाउंट्स अवेलेबल रखने हैं, तो जब तक SECP ने कहा है, जिस तरीके से कहा है, आपने अपने अकाउंट्स और ये सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट पे भी अवेलेबल रखनी है। देन डायरेक्टर ऑथेंटिकेट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। मेंबर्स जो है वो अकाउंट्स रिसीव करते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव कम से कम एक डायरेक्टर ने साइन किए हो, लिस्टेड कंपनी में CFO भी साइन करे, मुल्क से बाहर हो तो जो है वो 2 डायरेक्टर साइन करें। 1 मिलियन से छोटी वाली कंपनियों के लिए उन्होंने कहा कि एफिडेविट चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह और उनकी तरफ से आए कि हाँ भाई चीज़ें मौजूद हैं। SMC में सिंगल डायरेक्टर साइन करे। अचानक से CFO का वर्ड आया तो किताब ने सोचा कि CFO को डिफाइन कर दें और बस सिर्फ मायूसी ही फैला के चले गए। एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू परफॉर्म सच फंक्शंस एंड ड्यूटीज दैट आर कस्टमरली परफॉर्म बाय अ CFO। एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो CFO जैसी हरकतें करता पाया जाए। तो बजाय इसके कि डिफाइन करते हैं कि CFO इज़ दैट पर्सन जो ये 5 तरह के काम करे, उन्होंने कहा CFO वो है जो वो करे जो CFO करता है। तो असूलन इस तरह की थकी हुई डेफिनेशन पेपर में पूछी जाने के काबिल नहीं है, ठीक है, असूली तौर पे। मतलब ये पूछें तो फिर ये तो बहुत ही अखलाकी गिरावट पे मबनी मामला है कि आप ऐसी डेफिनेशन जिसमें कुछ भी नहीं बताया वो आप पूछ रहे हैं। खैर हम क्यों दुखी हो रहे हैं। एक कॉपी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आपने रजिस्ट्रार को भेजनी है। लिस्टेड कंपनी 30 दिन में भेजेगी, बाकी कंपनियां 15 दिन में। अकाउंट्स अप्रूव ना करें तो भी आपने इफेक्ट बताना है। फाइलिंग रिक्वायरमेंट 10 मिलियन से छोटी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर एक प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है और उसका पेड अप कैपिटल नहीं, ठीक है, ये आपके पास नहीं होगा, इसको इग्नोर करें। सेक्शन 234A ख़त्म हो चुका है। लें जी, आ तो नहीं रहा, नहीं आ रहा, ठीक है, ये मेरी स्लाइड पे अपडेट होना चाहिए था। खैर जी, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट समझ आए? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसका पूरा प्रोसेस समझ आया? इस प्रोसेस में क्या क्या एक्सेप्शंस पढ़ी हमने? कौन कौन सी ऐसी जगह थी जहां नॉर्मल रूल वायलेट हो रहा था कि ऐसा नहीं करना? सिंगल मेंबर कंपनी ने AGM नहीं करानी, 1 मिलियन से छोटी कंपनी ने ऑडिट नहीं करवाना, 10 मिलियन से कम ने अकाउंट फॉरवर्ड नहीं करने, चीफ एग्जीक्यूटिव अगर मुल्क में नहीं है तो फिर उसने साइन नहीं करने, उसकी जगह डायरेक्टर साइन करेगा। लिस्टेड कंपनी, ये तो फिर लिस्टेड कंपनी की इजाफी बातें हो गई ना, अभी सिर्फ एक्सेप्शंस। 12 महीने से बड़े अकाउंट्स बनवाने हैं तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी। AGM एक्सटेंड करनी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं SECP या रजिस्ट्रार को। लिस्टेड कंपनी की क्या क्या इजाफी बातें पड़ी हैं? चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट भी होगी, CFO साइन करेगा, एक्सटेंशन SECP को क्या क्या अप्रूवल लेंगे, कॉपीज 3-3 भेजेंगे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भेजेंगे, अखबार का इश्तिहार देंगे, बाकियों ने 15 दिन में फाइल करना है, इसने 30 दिन में फाइल करना है। तो बस इन सेक्शंस में मैं आपसे ये कहूँगा कि एक्सेप्शंस को भी जहन में रखना है और लिस्टेड की एक्स्ट्रा बातों को भी जहन में रखना है। आपसे पूरा प्रोसेस भी पूछा जा सकता है और बीच का कोई एक सेक्शन भी पूछा जा सकता है। तो अब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी समझ आ गया, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी समझ आ गया। अब आती है कहानी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। जिस तरह से हमने सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जिक्र किया है, इस तरह से क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती हैं। ये सेक्शन सिर्फ लिस्टेड कंपनी में है, सबसे पहले ये जहन में रखना है। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखिए मैंने कितनी काम की बात आपको बताई। 4 क्वार्टर होते हैं, पहले को फर्स्ट कहते हैं, दूसरे को सेकंड कहते हैं। देखा, उस्तादों का बड़ा फ़ायदा होता है ये ना, कुछ नया बता देते हैं। और एक अहम बात भाई ने कहा, और क्वार्टर 3 महीने का होता है। क्वार्टर कहते हैं 1/4 को, साल में 12 महीने हैं, 12 को 4 पे डिवाइड करें 3, तो इसका मतलब है कि 3-3 महीने। अब चक्कर ये है कि जो पहला और तीसरा क्वार्टर है ना, इसमें तो हम यकीनन 3-3 महीने के अकाउंट्स बनाते हैं।
ये प्योर क्वार्टरली अकाउंट जो है ना वो ये और ये है, ये दो क्वार्टरली अकाउंट्स है। कहते हैं इसको भी क्वार्टरली अकाउंट है, लेकिन इसमें आपने क्या करना होता है, आपने 2 क्वार्टर जोड़ने होते हैं। आप 6 मंथ्स का डाटा देते हैं, तो ये टेक्निकली सेमी एनुअल अकाउंट्स कहलाते हैं। और चौथे क्वार्टर तक जब हम पहुंचते हैं तो क्वार्टर का डाटा देने का फायदा ही कोई नहीं, अब तो पूरा साल क्लोज हो गया है। आप 12 महीने का डाटा देते हैं, आप पूरे साल का डाटा देते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्वार्टरली है, ये क्वार्टरली है, ये फुल फाइनल ईयर है और ये सेमी एनुअल है। अब इनकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। ये जो क्वार्टरली अकाउंट्स हैं इस पे ना ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है, ना रिव्यू कराने की रिक्वायरमेंट है। इन दो में से आपने कुछ भी नहीं करवाना, मजबूरी नहीं है, आप अपने शौक से करवाना चाहें करवा लें, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, ना ऑडिट मैंडेटरी है ना रिव्यू मैंडेटरी है। ये जो सेमी एनुअल अकाउंट्स है ना, इसमें वो कहते हैं कि आप रिव्यू करवाएं। रिव्यू एक ऑडिट से थोड़े छोटे लेवल की सर्विस होती है, जो कम टाइम में ऑडिटर जल्दी जल्दी से प्रोसीजर्स लगा के मोटी मोटी सी तसल्ली दे देता है। तो हाफ ईयरली अकाउंट्स के अंदर आपको ये इजाज़त है कि अब आपको इजाज़त नहीं है, आपको ये मैंडेटरी है कि आपने इसका रिव्यू करवाना है उसी ऑडिटर से जो आपके अकाउंट्स वगैरह का ऑडिट करता है। और फुल ईयर का आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, ऑडिट करवाना होता है। तो ये फ़र्क है। अब क्वार्टरली अकाउंट्स अगर लिस्टेड कंपनी ने बनाने हैं तो लिस्टेड कंपनी तो रुल जाएगी, वो साल में 4 दफ़ा वो सारी रिक्वायरमेंट फॉलो करेगी जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में देखा है। इन अकाउंट्स की ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट वही है, वही लोग साइन करेंगे, लेकिन ये अकाउंट्स मेंबर से अप्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये चौथे वाले के तो हमने प्रोसेस पढ़ लिया, ये जो 3 अकाउंट्स हैं ना, इससे मेंबर्स की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लॉ ने ये कहा है कि आप एक काम करें, आप ये अकाउंट्स बनाएं और अपनी वेबसाइट पर रख दें। जब अपनी वेबसाइट पर रख देंगे तो पब्लिकली अवेलेबल हो जाएंगे, पब्लिक इसे यूज़ कर सकती है। आपने अथॉरिटीज़ को भी जमा कराना है, अपनी वेबसाइट पे भी रखना है, लेकिन मेंबर्स को भेजने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई मेंबर कहे कि भाई आपके क्वार्टरली अकाउंट्स मुझे तो फिजिकली चाहिए, मेरे घर तक पहुँचे, तो फिर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट उसके घर तक भी पहुँचाने हैं। चूँकि मेंबर का ओरिजिनल हक था कि उसको अकाउंट्स मिलते, लॉ ने एक फैसिलिटेशन दे दी कि भाई आप अकाउंट्स मत भिजवाओ, खर्चा ज़्यादा लगता है, आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दो। तो क्वार्टरली अकाउंट्स हमने वेबसाइट पे अपलोड करने होते हैं, और कोई मेंबर मांगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसके घर भी पहुंचाने होते हैं। अब वेबसाइट पे अपलोड करने का या अथॉरिटीज़ को अवेलेबल करने का क्या टाइम है, अलग अलग है। कहीं 30 दिन है, कहीं 60 दिन है, कहीं 120 दिन है। तो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि पेपर में ये डेज अगर भूल जाएँ तो आपने सिंपली जो है वो इधर आना है मंथ्स के आगे और उधर 0 लगा देना है। तो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर 30 डेज के अंदर अंदर अवेलेबल कर देने हैं, सेकंड क्वार्टर 60 डेज के अंदर अवेलेबल कर देने हैं, और ईयरली अकाउंट्स आपको याद होगा 120 डेज ऑफ ईयर एंड के अंदर आपने करना होता है सारा प्रोसेस। तो जितने मंथ्स हैं उसके साथ 0 लगा दें तो ये डेज आपको कभी नहीं भूलेंगे, आप बड़े आराम से पेपर में बता सकेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड 30 दिन के अंदर, सेकंड 60 दिन के अंदर अंदर आपने अवेलेबल करना है वेबसाइट पे और अथॉरिटीज़ वगैरह को। तो बाकी सारी बातें तकरीबन वैसे ही हैं, जल्दी से इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। हर लिस्टेड कंपनी क्वार्टरली अकाउंट्स बनाएगी 30 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर के, और 60 दिनों के अंदर सेकंड क्वार्टर के। इस पॉइंट को मैं छोड़ रहा हूँ, अभी आगे जा रहा हूँ। हाफ ईयरली अकाउंट जो है वो लिमिटेड स्कोप रिव्यू होगा ऑडिटर की तरफ से, उस तरीके से वो मैनर, वो सारी चीज़ें जो ICAP और SECP आपस में तय करेंगे। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पे पोस्ट होने चाहिए उस टाइम तक जब बता दिए जाएं। इलेक्ट्रॉनिकली SECP स्टॉक एक्सचेंज और रजिस्ट्रार को आप उसी 30 या 60 दिन, 30 फर्स्ट और थर्ड के केस में और 60 सेकंड के केस में आपने वो करना है। अगर कोई रिक्वेस्ट करे मेंबर तो विदाउट फी उसको फिजिकल फॉर्म में भी करना है। अप्रूवल, ऑथेंटिकेशन और ये सारी चीज़ें जो है वो क्वार्टरली अकाउंट्स पे भी उसी तरह से एप्लीकेबल है। एनजीओ डायरेक्टर के लेवल का अप्रूवल और ऑथेंटिकेशन थी वो इन अकाउंट्स के ऊपर भी होगी। तो ये इन्होंने बताया है। एक छोटी सी बात यहाँ पे है, थोड़ी टेक्निकल है, इसको थोड़ा न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करते हैं। ईयर एंड है 30 जून को, क्या ख्याल है? नॉर्मली ईयर एंड होता है 30 जून को। 30 जून में 120 दिन ऐड करें तो आप अक्टूबर की 28-29 तारीख के आसपास पहुंच जाएंगे। से हम मतलब मैं कह देता हूं अक्टूबर एंड, आप अक्टूबर एंड पे पहुंच गए, अक्टूबर एंड पे पहुंच गए। अच्छा, ये 30 जून पे ईयर एंड हुआ है 2023 का, तो अक्टूबर एंड जो 2023 की है उस पे हो रही होगी AGM तकरीबन,
और इसमें आप मेंबर्स के सामने रख रहे होंगे पिछले साल के पूरे अकाउंट्स। अब एक काम करते हैं, 30 जून पर अगला साल भी तो शुरू हो गया है, अगले साल के क्वार्टरली अकाउंट्स भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो जब साल शुरू हुआ है तो साल के 3 महीने यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड पे अकाउंट्स एंड हो जाएंगे और 30 डेज के अंदर अंदर लोगों को दिखाने हैं, यानी अक्टूबर एंड। तो टेक्निकली स्पीकिंग आपकी पिछले साल के फाइनल अकाउंट्स और इस दफ़ा के जो फर्स्ट क्वार्टर के अकाउंट्स हैं तकरीबन आसपास आ रहे होंगे। अब रूल ये है कि अगर आपने एजीएम में किसी वजह से एक्सटेंशन कर ली तो उस ग्राउंड पे आपको फर्स्ट अकाउंट्स के अंदर भी एक्सटेंशन मिल जाएगी, वरना बड़ी बुरी बात होगी कि अगली दफ़ा के फर्स्ट क्वार्टरली अकाउंट्स आ गए हैं और पिछले साल की अभी तक फाइनल अकाउंट्स क्लियर नहीं हुए। तो ये जहन में रखना है कि आपको क्वार्टरली अकाउंट्स में वैसे एक्सटेंशन नहीं मिलती, लेकिन फर्स्ट क्वार्टरली अकाउंट्स में ओनली ऑन दिस रीज़न कि आपकी एजीएम डिले हो रही है और आपके पिछले साल के अकाउंट्स अभी तक अप्रूव नहीं हुए, तो आपको फर्स्ट क्वार्टरली अकाउंट्स में एक्सटेंशन अलाउड है। याद रहेगा? किताब से पूछते हैं। SECP में ऑन एप्लीकेशन बाय कंपनी, SECP कंपनी की एप्लीकेशन पे एक्सटेंड द पीरियड ऑफ फाइलिंग फर्स्ट क्वार्टर अकाउंट्स फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। फर्स्ट क्वार्टर के अकाउंट्स को फाइल करने का टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं मजीद 30 दिन तक। क्यों? इफ कंपनी वॉज अलाउड एक्सटेंशन इन प्रीवियस ईयर एजीएम। इस चैप्टर में ज़्यादातर सीधी सी बातें हैं, लेकिन मुश्किल से 1-2 जगह टेक्निकल बात आती है। ये टेक्निकल बात है, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में टेक्निकल बात है, उसको हम अलग से देख लेते हैं और बाकी सीधी सी बात है। तो क्या ये एक्सटेंशन वाला पॉइंट समझ आया? ये थोड़ा सा टेक्निकल था। तो क्वार्टरली अकाउंट से रिलेटेड हमने डिस्कशन की है। मुझे बताएं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या क्वार्टरली अकाउंट से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई सवाल है। जी, अगर एजीएम एक्सटेंड ना हो तो क्या हम क्वार्टरली अकाउंट्स एक्सटेंड कर सकते हैं? नहीं, क्वार्टरली अकाउंट्स एक्सटेंड करने की ऑप्शन ही आपके पास तब है जब एजीएम एक्सटेंड हो रही हो, पिछले साल की एजीएम। जी, डायरेक्टर्स के पास ऑप्शन है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, भाई ने कहा अकाउंट्स कहीं भी रख सकते हैं, तो मैं इस जुमले से इख्तिलाफ करूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं पे भी रख सकते हैं। जब डायरेक्टर बुक ऑफ अकाउंट्स इससे हट के रख रहे होंगे ना, कहीं रजिस्टर्ड ऑफिस से हट के, तो डायरेक्टर्स को अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करनी होगी, मेंबर्स को नहीं बुलाना, अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करनी है। और फिर रेजोल्यूशन पास करने के 7 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है, सिर्फ बता देना है, पूछना नहीं है। जी, मेंबर्स के पास खुद ही से राइट नहीं है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकें। अगर किसी जगह कंपनीज एक्ट ने इजाज़त दे दी या डायरेक्टर्स या जनरल मीटिंग आपस में इन्होंने मिलकर एक पॉलिसी बना ली कि फलाना चीज़ देखी जा सकती है, तो वो इजाज़त मिल जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर के पास हर चीज़ देखने का राइट नहीं है। तो लॉ में हम कुछ जगह देखेंगे कि लॉ खुद कह देगा भाई फलाना चीज़ मेंबर इस वक्त देख सकते हैं, फलाना चीज़ 2 घंटे के लिए देख सकते हैं, फलाना चीज़ मीटिंग वाले दिन देख सकते हैं। तो लॉ इख्तियार दे देगा तो ठीक है, कॉमनली मेंबर्स के पास इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन ये राइट नहीं है। डन। तो अगर लॉ एक्सेप्शन बताएगा तो हम ये नहीं कहेंगे ये आपस में क्लैश आ गया, लॉ ने खुद कहा है कि मैं इजाज़त दे दूं तो चलेगा। जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्लियर? इस अगले लेवल पे चलते हैं, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें भी थोड़ी सी हमारी न्यूमेरिकल डिस्कशन होती है, इसमें कुछ टेक्निकलिटी है हल्की सी। हर होल्डिंग कंपनी अपने ईयर एंड पे ग्रुप के अकाउंट्स भी बनाएगी। होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं? जो किसी ना किसी और कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो। देयर मस्ट बी अ सब्सिडरी, जिस सब्सिडरी की वो होल्डिंग कंपनी हो। तो होल्डिंग को होल्डिंग तब कहेंगे जब एक कंपनी हो जो अपने आप को उसकी सब्सिडरी कहती हो। वालिद को वालिद तब कहा जाएगा जब कोई ऐसा शख्स हो जो उसकी औलाद कहलाता हो। तो होल्डिंग को होल्डिंग तब कहेंगे जब देयर मस्ट बी सम सब्सिडरी जो ये मानती हो कि वो इसकी सब्सिडरी है, इसकी सब्सिडरी है। तो होल्डिंग होने के लिए कोई ना कोई सब्सिडरी होनी चाहिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि होल्डिंग एक पक्का स्टेटस नहीं है, एक मौसमी स्टेटस है।
29 जून तक आपके पास कोई कंपनी नहीं थी, आपने 29 जून की शाम 7 बजे एक कंपनी की 80% शेयर्स खरीद लिए, तो 30 जून को आप एक होल्डिंग कंपनी है। हो सकता है आप 1 जुलाई को बेच भी दें, लेकिन 30 जून पे आप क्या है, होल्डिंग कंपनी। तो हर होल्डिंग कंपनी ने अपने ईयर एंड पे एक दफ़ा देखना है, हर कंपनी अपने ईयर एंड पे देखेगी कि कहीं खुदा ना खास्ता वो होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन में तो नहीं आती। तो अगर एक कंपनी ईयर एंड पे होल्डिंग कंपनी है तो इसका मतलब है कम से कम कोई एक कंपनी है जो उसको होल्डिंग कहती है, कम से कम एक कंपनी होगी जो सब्सिडरी होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो हर होल्डिंग कंपनी ने, इसका मतलब है कि ये वाली रिक्वायरमेंट सिर्फ होल्डिंग कंपनी के ऊपर है, ये वाला सेक्शन सिर्फ होल्डिंग कंपनी पे। हर कंपनी जो होल्डिंग है ईयर एंड वाले दिन वो अपने ईयर एंड पे 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, एक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने बनाएगी, ये सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और फिर एक बनाएगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कानून की ज़बान में ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने एसेट्स, अपनी लायबिलिटीज, अपने प्रॉफिट्स, अपनी परफॉर्मेंस बताएगी। ग्रुप अकाउंट्स में पूरे ग्रुप के एसेट्स, पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस, पूरे ग्रुप की चीज़ें बताएगी। FR2 में आप इसकी थोड़ी सी अकाउंटिंग पढ़ते हैं, CA फाइनल में जाके आप इसकी फुल फ्लेज अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो बड़ी थोड़ी सी अकाउंटिंग है। आपने तो बहुत ही, कंसोलिडेशन में है ही कुछ नहीं, बहुत भाई आपने भी देखा नहीं है, अभी आपको अंदाज़ा नहीं है कंसोलिडेशन कितना जालिम टॉपिक है। तो CA फाइनल में तकरीबन आधा टाइम सिर्फ कंसोलिडेशन चलती है, ठीक है। तो इधर तो आप लोगों ने तो मतलब कंसोलिडेशन का मजाक सा वो किया हुआ है। आपको कहीं कमती लॉ तो नहीं बड़ा सब्जेक्ट लगता, ठीक है, जब आपको कंसोलिडेशन एक बड़ा टॉपिक लग रहा है, आपके सिलेबस के हिसाब से एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन ओवरऑल उसमें इतनी सारी मिथ्स हैं, आपने उसका एक थोड़ा सा पोर्शन जो है वो अपने चलें मुनासिब सा पोर्शन आपने कैफ में पढ़ा है। तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने हैं आपने खास तरीके से। तो अकेले अकाउंट्स, अकेली कंपनी के ऊपर हमने सारी बातें पढ़ ली हैं। अब ग्रुप अकाउंट्स के ऊपर क्या बातें हैं? ग्रुप अकाउंट्स की अप्रूवल वही करेंगे जो अकेले अकाउंट्स की अप्रूवल करते हैं। ग्रुप अकाउंट्स को ऑडिट वही करेगा जो अकेले अकाउंट्स को कर रहा होता है। ग्रुप अकाउंट्स भी उसी तरह से मेंबर्स को भेजे जाएंगे, उसी तरह से AGM होगी, उसी तरह से सब कुछ होगा। यानी वो तमाम रिक्वायरमेंट जो इंडिविजुअल कंपनी के अकाउंट्स में है शैल अप्लाई मोटाटिस मोटांडिस टू ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लीगल टर्म है मोटाटिस मोटांडिस, का मतलब है एज इट इज़, जो वहाँ हो रहा था विद सम चेंजेस यहाँ पे भी वही चीज़ इसी तरह से हो जाएगी। तो ग्रुप लेवल पे भी ये सारे फाइनेंशियल इसी तरह से बनेंगे। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने कैसे हैं? उन्होंने कहा भाई आपने 4th स्केड्यूल को फॉलो करना है। कंपनीज एक्ट के एंड पे स्केड्यूल है, आपने शायद अपने FR2 अगर आप में से कोई पढ़ रहा है तो FR2 के अंदर आपको ये बात बताई जाती है कि लिस्टेड कंपनियां 4th स्केड्यूल को फॉलो करेंगी, बाकी कंपनियां 5th स्केड्यूल को। और फिर कहीं ना कहीं उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मुझे नहीं पता, शायद होंगी आपके सिलेबस में। क्लास में कुछ लोग हाँ कह रहे हैं और कुछ ना कह रहे हैं, ठीक है चलें, अभी तक शायद नहीं पढ़ा। तो कंपनी लॉ ना कुछ मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स बताता है कि ये डिस्क्लोजर होने चाहिए। तो 4th 5th स्केड्यूल्स हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों को गाइड करते हैं कि आपने अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। तो ग्रुप के अकाउंट जो है ना 4th स्केड्यूल के मुताबिक बनने चाहिए और उन IFRS स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनने चाहिए जो ICAP ने अडॉप्ट किए हुए हैं। ICAP ने वो अडॉप्ट किए हुए हैं जो SECP ने कहे हुए हैं, और SECP ने कहा है कि हम वो कहेंगे जो ICAP कहेगा। तो एक बड़ा मज़ेदार सा मजाक इन दोनों का आपस में चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस रेफरेंस करते हैं और हम खामखा सारे IFRS फॉलो करते हैं। तो वो CA फाइनल में लोगों को सुन के दुख होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में तो नहीं है, आइए सारे हैं, सिर्फ 9 है, 32 39 नहीं है, ठीक है। फिर वही मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा तो फिर आप जो है ना, आप इतने जोशो खरोश से ये इन इंस्ट्रूमेंट्स के वो करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। ICAP ने अभी तक इन्हें अडॉप्ट नहीं किया, पाकिस्तान में ये मैंडेटरी नहीं है। कोई कंपनी अपने शौक से करना चाहे तो करे, लेकिन ICAP ने इसको मैंडेटरी नहीं कहा। तो कहने का मतलब है कि हम वो स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे जिनको ICAP ने अडॉप्ट किया होगा। पढ़ा क्यों रहे हैं? ताकि कल को आप उन मुल्कों में जाएं जहां ये फॉलो हो रहे हैं, तो आप वहां जाके ये ना कहें नहीं जी मेरे मुल्क में नहीं था तो मुझे नहीं पता था। तो ये एक जंग है, ये इस वक्त अजीबोगरीब सी जंग है। ये बेचारे जो स्टैंडर्ड हैं फंस गए हैं, ये SECP और ICAP की इस जंग में कि एक दूसरे को ऊपर फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये अभी तक फुली एप्लीकेबल नहीं है।
मज़े की बात है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उन इदारों पे एप्लीकेबल हैं जिनका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ताल्लुक़ नहीं है। यानी पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड जो है आप जो स्टैंडर्ड है उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ताहुक्म सानी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई नहीं करेंगे। कोई किराने वाला अगर उनको अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जिनके लिए बने हैं उन पे ताहुक्म सानी एप्लीकेबल नहीं है। तो खैर ये लॉ मुख्तलिफ चीज़ें हमें रेगुलेट करता है, तो लॉ ने इन अकाउंट्स के लिए हमें कह दिया कि आपने फोर्थ स्केजुअल और जो आई कैप शाई कैप वगैरह ने ICCP के साथ मिल के जो जो चीज़ें तय की हुई हैं उसके मुताबिक ये अकाउंट्स बनने चाहिए। अब एक अहम मसला आ जाता है कि अकाउंट जब आप ग्रुप के अकाउंट्स बनाते हैं तो आपको 12 महीने के, अपने ही जो 12 महीने थे ना आपके जुलाई से जून, उतने ही 12 महीने के आपको पूरे ग्रुप के अकाउंट्स भी बनाने होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपकी सब्सिडी और आपका ईयर एंड सेम अक्सर नहीं होता। अगर दोनों का ईयर एंड सेम हो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों का ईयर एंड कोइंसाइड करता है ना, आप भी 30 जून पे हैं, आपका भी जून 30 है और आपकी सब्सिडी का भी जून 30 है, फिर तो मसला ही हल हो गया। आपका भी ईयर एंड जून 30, सब्सिडी का भी ईयर एंड जून 30, उनका वो अकाउंट उठाएं, अपने अकाउंट्स उठाएं और उन दोनों को कंसोलिडेट कर दें। लेकिन अगर आपका ईयर एंड और सब्सिडी का ईयर एंड फ़र्क हो तो फिर आपने अपने ईयर एंड आपने बनाने हमेशा अकाउंट्स अपने ईयर एंड के मुताबिक है। यानी होल्डिंग कंपनी अगर 1 जुलाई से 30 जून अकाउंट्स बनाती है तो ग्रुप के अकाउंट्स भी 1 जुलाई से 30 जून होने चाहिए। अपने ईयर एंड पे पलट के देखें कि सब्सिडरी का लास्ट टाइम ईयर एंड कब हुआ था। अपने अकाउंट से पीछे की तरफ झांकें और पीछे झांक के देखें कि सब्सिडरी का ईयर एंड कब हुआ था। पता ये लगा कि सब्सिडरी का ईयर एंड हुआ था 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 2022 को उसका ईयर एंड हुआ था और जून 30 2023 को आपका ईयर एंड है। तो आपने बनाने हैं 12 महीने के अकाउंट्स। तो 12 महीने के अकाउंट्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 जुलाई 2022 से। तो इनका ईयर एंड अगर यहाँ है तो इनके अकाउंट्स यहाँ तक अवेलेबल होंगे। तो फिर होल्डिंग कंपनी के कहने पे ये सब्सिडरी कंपनी दरमियान वाले इस टाइम के इंटरम अकाउंट्स बना के इन लोगों को देगी और ये अपनी कंसोलिडेशन में उन इंटरम अकाउंट्स को यूज़ करेंगे। अगर आपका ईयर एंड सेम है तो आप उनके अकाउंट्स पकड़ेंगे, अपने अकाउंट्स पकड़ेंगे, उनको जोड़ देंगे। अगर आपका ईयर एंड सेम नहीं है तो आप उनके ईयर एंड से अपने ईयर एंड के दरमियान उनको कहेंगे कि हमें इन गैप वाले मंथ्स के आपने हमें अकाउंट्स बना के देने हैं। रूल ये है कि ये गैप अगर मोर देन 3 मंथ्स का हो, मोर देन 90 डेज का हो। अगर ये गैप मोर देन 90 डेज का है तो हम कहेंगे कि इतनी पुरानी बात हो गई है, नहीं भाई हम उनके अकाउंट्स नहीं अपडेट कर सकते अपने साथ, तो वो अपने ईयर एंड से आपके ईयर एंड तक आपको इंटरम अकाउंट्स बना के आपको देंगे फॉर कंसोलिडेशन। आप उन अकाउंट्स को अपने अकाउंट्स में कंसोलिडेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जोड़ेंगे तो फिर आपके बन जाएंगे ग्रुप के अकाउंट्स। यहाँ भाई कुछ कह रहे थे जी, इंटरम अकाउंट एस्टीमेट पे नहीं बना के देंगे। देखिए हुआ क्या है, हम 30 जून पे खड़े हुए हैं और अगर आप देखें तो तकरीबन AGM होनी है 120 दिनों के अंदर अंदर। इस दौरान अकाउंट्स फाइनल हो रहे हैं। उनका यहाँ AGM पे ये अकाउंट्स डन हो चुके थे, यानी कि इन महीने के उनके पास अकाउंट्स हो तो रहे हैं, अकाउंटिंग तो हो रही है, लेकिन उन्होंने उसको इकट्ठा नहीं किया हुआ। जैसे होता है ना, उसको एक खास फॉर्मेट में लाके उसको उस तरह से पेश नहीं किया हुआ। तो हम कह रहे हैं कि इंटरम अकाउंट्स की हमें अलग से वर्किंग बना के भेज दो। हम उनके वो वाले अकाउंट्स पकड़ें तो 6 महीने यहाँ से पकड़ेंगे, 6 महीने उनके पकड़ेंगे ऑडिटेड अकाउंट्स में से, उन 12 महीनों को हम पकड़ के अपने साथ कंसोलिडेट कर देंगे। कैसे करेंगे वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता होगा, क्योंकि आपने कहा आप कंसोलिडेशन बहुत अच्छे वाली पढ़ रहे हैं। जी सर, ये जो 90 डेज से ज़्यादा गैप है जी इसमें वो करवाएंगे रिव्यू या ऑडिट के? इसमें कोई जी, अब इसमें क्या रिव्यू करवाएंगे? नहीं, अनफॉर्चुनेटली 1984 के ऑर्डिनेंस में ये रिक्वायरमेंट होती थी कि इसका रिव्यू करवाना है, लेकिन अब इन अकाउंट्स का रिव्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाले भाई साहब का जो ऑडिटर है वो ग्रुप का ऑडिट कर रहा है। जब वो ग्रुप का ऑडिट करेगा तो इनको तो स्टैंड अलोन को तो देखा हुआ होगा, तो उसका मेन कंसर्न क्या होगा? सब्सिडियों से आया हुआ डाटा। फिर समटाइम क्या होगा कि होल्डिंग के एसेट्स होंगे 95% और सब्सिडी के एसेट्स होंगे 5%, और फिर सब्सिडी का इंटरम वाला डाटा और थोड़ा छोटा होगा, तो मेटीरियलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो ग्रुप के ऑडिटर को इतनी दिक्कत नहीं होगी इस इंटरम वाली चीज़ की वजह से। क्लियर? अब एक आखिरी कन्फ्यूजन ये है कि सब्सिडरी कंपनी के जो अपने अकाउंट्स होते हैं उनकी मेटीरियलिटी छोटी होती है और जो ग्रुप के फाइनेंशियल्स होते हैं उनकी मेटीरियलिटी बड़ी होती है। अब सब्सिडरी की जो अकाउंट्स है उसमें 2 लाख की सेल्स में गड़बड़ थी, ऑडिटर भाई ने रिपोर्ट ख़राब कर दी। जब आपने ग्रुप के अकाउंट्स में सारी चीज़ों को इकट्ठा किया तो वो बेचारी 2 लाख की सेल या 2 लाख का एसेट यहाँ तो किसी खाते में नहीं आता था।
तो ग्रुप को ऑडिटर साफ ओपिनियन दे देगा। तो लोग परेशान होंगे कि सब्सिडरी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट देखें तो उस पर क्वालिफाइड ओपिनियन डली हुई है, ख़राब रिपोर्ट डली हुई है, और जब ग्रुप के अकाउंट्स देखें तो उस पर ऑडिटर ने साफ सुथरी रिपोर्ट दी हुई है। तो लॉ ने फिर ये कहा है कि ग्रुप अकाउंट्स बनाते हुए आप अकाउंट्स में बताएंगे कि आपने जो जो फिगर्स सब्सिडरी से उठाई हैं क्या उसके ऊपर रिपोर्ट ख़राब तो नहीं हुई थी। तो अगर सब्सिडरी के ऑडिटर ने कोई क्वालिफाइड ओपिनियन दी है, कोई एम्फेसिस दिया है, कोई चीज़ हाईलाइट की है, किसी चीज़ को निशानदेही की है, कोई एतराज़ किया है, तो आप ग्रुप के अकाउंट्स में उस एतराज़ का जिक्र करेंगे। फॉर एग्जांपल एसेट्स आपके लिखे होंगे 100 मिलियन के, आप कहेंगे इसमें 1 मिलियन के एसेट हमारे फलाना सब्सिडरी से आ रहे हैं, और उस सब्सिडरी के अकाउंट्स पे ऑडिटर ने इस 1 मिलियन को चैलेंज किया हुआ है, लेकिन आपके 100 मिलियन में 1 मिलियन इतना छोटा रह जाता है कि आप उसके ऊपर ज़्यादा परेशान नहीं होते। तो ग्रुप अकाउंट्स के अंदर आप डिस्क्लोज करेंगे हर वो चीज़ जो ऑडिटर ने हाईलाइट की थी सब्सिडरी के अकाउंट्स में। बात समझ आ रही है? एक दफ़ा इसकी इंग्लिश देख लेते हैं सारों की, चूँकि ये टेक्निकल बातें थी। विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी हैविंग सब्सिडरी या सब्सिडरीज एट ईयर एंड, हर वो होल्डिंग कंपनी जिसकी सब्सिडरी या सब्सिडरीज हैं ईयर एंड वाले दिन, वो अपनी होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अटैच करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रुप के एक सिंगल एंटरप्राइज के तौर पे, पूरे ग्रुप की एक बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देंगे। फोर्थ स्केड्यूल और आईएएस की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेंगे। वेयर फाइनेंशियल ईयर ऑफ सब्सिडरी प्रीसीड्स, फाइनेंशियल ईयर सब्सिडरी का पीछे हो, किससे? होल्डिंग के फाइनेंशियल ईयर से, बाय मोर देन 90 डेज, 90 दिन से ज़्यादा पीछे हो अगर उनका ईयर एंड, सच सब्सिडरी शेड मेड इंटरम क्लोजिंग ऑन होल्डिंग फाइनेंशियल ईयर एंड, वो इंटरम क्लोजिंग करेगी आपके ईयर एंड के ऊपर, और वो प्रिपेयर करेगी अकाउंट्स कंसोलिडेशन के लिए। होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर जो है वो कंसोलिडेटेड पे भी रिपोर्ट करेगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने डिस्क्लोज करना है कोई भी क्वालिफिकेशन कंटेन इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सब्सिडरीज वगैरह, या एनी नोट और सेविंग कंटेन इन सच अकाउंट टू कॉल अटेंशन टू अ सिग्निफिकेंट मैटर। उन अकाउंट्स में कोई भी चीज़ जो उसने हाईलाइट करने के लिए कही है तो हम उसको मेंशन करेंगे। अब ये जुमला सबके लिए नहीं है जिन्होंने ऑडिट पढ़ा हुआ है। अगर ISA 705 या 706 का कोई इशू होगा तो फिर ऑडिटर, मतलब अगर ऑडिटर की रिपोर्ट में 705 या 6 के मुताबिक ओपिनियन के साथ कुछ हुआ है तो वो सारी चीज़ जो है वो उठा के यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में दिखाई जाएगी। मज़ा पता है किस बात का है? जिन्होंने ऑडिट नहीं पढ़ा वो तो हैरान बैठे हुए हैं, जिन्होंने ऑडिट पढ़ा उन्हें भी नहीं समझ आई। मैं इतना माहौल बना के कि नहीं ऑडिट वालों को मैं अलग से बताना चाहूँगा, तो वो ऑडिट वाले देख रहे हैं तो क्या बात कर दी भाई, कौन सा 705 कौन सा 706। चैप्टर 14 के अंदर जो ओपिनियन वाले जो वो हैं वो वाली डिस्कशन है। तो खैर कभी कभी मैं स्टूडेंट्स को ना आप ज़्यादा अपर लेवल पे रैंक कर लेता हूँ कि इन्हें पता होगा। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट उन्हीं लोगों ने साइन करनी है जिन्होंने मेन फाइनेंशियल साइन की थी। अकाउंट्स, फाइलिंग, सारी रिक्वायरमेंट इनके ऊपर भी उसी तरह से एप्लीकेबल है। और अगेन अगर आप जाएं SECP के पास, उनसे कहें जी फलाना सब्सिडी में हमें ये बड़ी दिक्कत है, हमारे लिए मुश्किल है कंसोलिडेशन को फॉलो करना, तो आप एक्सेप्शन ले सकते हैं उनसे, वो आपको इजाज़त दे देंगे अगर आप उन्हें बताएंगे मेरा केस डिफ़िकल्ट है और इसमें ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब सवाल ये है कि इसमें SECP क्या फैसिलिटेट कर सकता है। एक फैसिलिटेशन ये है कि अगर आपको कहीं मुश्किल अगर आप SECP के पास चले जाएं। दूसरा, SECP आपको हेल्प करेगा अगर आप ईयर एंड जोड़ने की कोशिश करें। आपका ईयर एंड है 30 जून, उनका ईयर एंड है 31 दिसंबर, आप कोशिश करें 3 महीने उनके आगे लेके आएँ, 3 महीने अपने पीछे लेके जाएँ। तो अगर दोनों कंपनियों को आप कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको AGM अजीबोगरीब से टाइम पे करानी पड़ जाएंगी, अकाउंट्स आपको 12-15 महीने के बनाने पड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा अगर दोनों कंपनियों के ईयर एंड जोड़ने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो हमारी तरफ से आपको सारी सहूलतें हैं। फिर उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर आप बहुत ही छोटी सी कंपनी है और आप जिससे ज्वाइन हुए हैं वो भी बहुत ही कुछ छोटी सी कंपनी है, तो फिर खामखा इतना बखेड़ा पालने की ज़रूरत नहीं है। तो पता लगा एक कंपनी जो है वो उसका शेयर कैपिटल है 4 लाख का, उसने एक और कंपनी को सब्सिडी बनाया जिसका शेयर कैपिटल है 1.5 लाख का, और दोनों मिलकर सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हम अपने ग्रुप के अकाउंट्स किस तरह से बनाएं क्योंकि इतने बड़े अकाउंट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई 1 मिलियन से नीचे अगर दोनों है ना, अगर होल्डिंग कंपनी भी 1 मिलियन से नीचे है, सब्सिडी भी 1 मिलियन से नीचे है, तो फिर उनको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से देख लेते हैं। इस सेक्शन की कॉन्ट्रावेंशन पे लेवल 2 पेनल्टी होगी। लेवल 2 वाली बातें आप अलग से याद रखते हैं हमेशा। दिस सेक्शन शैल नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी और उसकी सब्सिडरी अगर दोनों का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से नीचे है, 1 मिलियन से ऊपर नहीं है। ईयर एंड होल्डिंग और सब्सिडरी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी इंश्योर करेंगे कि अपनी सारी सब्सिडरी के ईयर एंड को कोशिश करें कि वो अपने ईयर एंड के साथ जोड़ें, एक्सेप्ट जहां कुछ गुड रीजंस हो। SECP होल्डिंग या सब्सिडरी के एप्लीकेशन पे फाइनेंशियली एक्सटेंड भी कर सकता है, कोई भी रिलैक्सेशन दे सकता है जो इन सारे ईयर्स को जोड़ने के लिए ज़रूरी हो सकती हैं।
डन। तो यहाँ हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, ये ख़त्म होता है। आगे फिर एक अन्य रट्टे वाला टॉपिक शुरू हो जाता है। आई के अपने इस टॉपिक को जब पूछा माशाल्लाह से, उसने एक लिस्ट ही पूछी है कि जी आप लिस्ट डाउन कर देंगे सारी चीज़ें किस तरह से हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्टर रिपोर्ट क्या है। डायरेक्टर रिपोर्ट डायरेक्टर्स की बनाई हुई एक रिपोर्ट है। जब आपने CFO की डेफिनेशन हजम कर ली थी तो फिर डायरेक्टर रिपोर्ट की भी यही डेफिनेशन बनती है। डायरेक्टर रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है, यानी ईयर एंड पे डायरेक्टर्स अपने मेंबर से जो बातें करना चाहते हैं वो सारे के सारे इस रिपोर्ट में लिख दें। अब इस रिपोर्ट में जो लिखना चाहते हैं लिख दें, लेकिन कुछ ऑफिशियल कंटेंट्स लॉ ने बता दिए। हर कंपनी डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं बनाएगी, ये सारी पब्लिक कंपनीज पे एप्लीकेबल है। फिर ये उन प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल है जो पब्लिक की सब्सिडरी हैं, और ये उन प्राइवेट कंपनीज पे भी एप्लीकेबल है जिनका कैपिटल जो है 3 मिलियन से ज़्यादा है। बाकी कंपनियों पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो बाकी बचा कौन? हमने कहा पब्लिक कंपनी सारी पे एप्लीकेबल है, वो प्राइवेट जो पब्लिक के अंडर आती हैं उन पे भी एप्लीकेबल है, वो प्राइवेट जिनका कम से कम 3 मिलियन कैपिटल है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो वो प्राइवेट कंपनी जिनका 3 मिलियन से कम कैपिटल है और वो सब्सिडरी भी नहीं है किसी पब्लिक की, सिर्फ उन पे एप्लीकेबल नहीं है। याद रहेगा? तो लॉ ने यहाँ ये नहीं बताया कि किस पे एप्लीकेबल है, कह दिया किस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो अब आपको समझ आ रहा है कि इन 3 पे एप्लीकेबल है। अब डायरेक्टर रिपोर्ट जब बनाएंगे तो इस पर साइन उसी तरह से वही लोग करेंगे जो अकाउंट्स के ऊपर साइन कर रहे होते थे, चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर, कम से कम 2 डायरेक्टर। यहाँ वो वाली बात नहीं है मुल्क से बाहर वाली एक्सप्रेसली, लेकिन प्रैक्टिकली इधर भी यही होता है कि फिर दूसरा डायरेक्टर साइन कर देता है। अब इस रिपोर्ट में क्या कंटेंट होंगे? मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने याद करना है 3 कैटेगरीज बना के। सारी कंपनियों में 3 कंटेंट लाजमी देने हैं। सारी कंपनियों से मुराद भले पब्लिक कंपनी हो, भले वो वाली प्राइवेट हो जिस पे खामखा एप्लीकेबल है। तो अगर पब्लिक हो या वो प्राइवेट हो जो 3 मिलियन से ऊपर होने की वजह से उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो गई है, तो किसी भी किस्म की कंपनी में 3 कंटेंट्स होने चाहिए। फिर अगर पब्लिक कंपनी और उसकी सब्सिडरीज का जिक्र करें तो उन 3 के अलावा उस पर फर्दर को 8-9 और पॉइंट्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे। और अगर कंपनी खुदा ना खासा लिस्टेड हुई तो उन 3 और उन 8-9 के बाद उसके अपने 5 पॉइंट्स हैं वो भी एप्लीकेबल हैं। तो अगर एग्जामिनर सवाल पूछता है कि लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स बताएं, तो आपने 1, 2, 3 तीनों बताने हैं। वो 3 जो सब पे एप्लीकेबल हैं, वो 8-9 जो सिर्फ पब्लिक और उनकी सब्सिडीज पे हैं, और वो 5। तो बस अब आपने इन कंटेंट्स को याद रखना है। इन कंटेंट में जो चीज़ें हैं, एक आध चीज़ ऐसी है जिसको मैं लॉजिकली हल्का सा समझाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे क्रैमिंग इज मैंडेटरी। बोर्ड हर डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएगा हर फाइनेंशियल ईयर। ये ऐसी प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है जो पब्लिक की सब्सिडरी भी नहीं है और उसका पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से नीचे है, ये उस पर एप्लीकेबल नहीं है। बजाय इसके कि ये बताते हैं कि एप्लीकेबल किस पे है, इन्होंने उल्टा जुमला बताया, जिसके लिए पहले मैंने आपको सीधा जुमला समझा दिया है। पब्लिक कंपनीज पे एप्लीकेबल है, पब्लिक की सब्सिडरीज पे एप्लीकेबल है, और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 3 मिलियन से ऊपर शेयर कैपिटल रखती है उन पे एप्लीकेबल है। तो जो प्राइवेट भी हो, 3 मिलियन से भी नीचे हो, और सब्सिडरी भी ना हो पब्लिक की, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ऑथेंटिकेशन वो वाली बात हमें पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2 बंदे साइन करें जिनमें से एक चीफ एग्जीक्यूटिव हो, और वो दूसरी मुल्क से बाहर वाली बात यहाँ एक्सप्रेसली नहीं लिखी हुई। हर डायरेक्टर रिपोर्ट में 3 कंटेंट्स होने चाहिए। वो 3 कंटेंट्स क्या हैं? कंपनी के बिजनेस अफेयर्स का जिक्र, डिविडेंड का जिक्र, और रिजर्व्स की मूवमेंट का जिक्र। भाई साल के एंड पे हर मेंबर ये चाहता है कि उसे पता लगे मेरी कंपनी चली कैसे, वो है कंपनी के अफेयर्स। फिर वो चाहेगा कि जाने कि इस कंपनी में इस दफ़ा प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे कितना मिलेगा, दैट इज़ डिविडेंड। और फिर जो मुझे नहीं मिला, रिजर्व्स में गया या रिजर्व्स में कोई मूवमेंट हुई, वो क्या हुई। तो 3 बातें, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डिविडेंड, और कोई भी अमाउंट जो कि किसी भी रिजर्व वगैरह में ट्रांसफ़र हुई है उसकी डिटेल, ये हर कंपनी में चाहिए। फिर पब्लिक कंपनी और पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी के थोड़े से कंटेंट्स, जो डायरेक्टर्स थे पूरे साल में किसी भी टाइम पे उनका जिक्र, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में ईयर एंड से लेकर डेट ऑफ रिपोर्ट तक कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं तो वो, कंपनी के बिजनेस में कोई बड़ी चेंज, होल्डिंग के बिजनेस में चेंज, सब्सिडरी के बिजनेस में चेंज, अपने जिस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की है वहाँ कोई चेंज, ऑडिटर को एतराज़ लगा गया तो उसके बारे में डिटेल, अर्निंग पर शेयर बताएंगे अगर हम प्रॉफिट्स में हैं, अगर हम लॉस में हैं तो लॉस की रीजंस बताएंगे, और बताएंगे कि क्या फ्यूचर में प्रॉफिट होने का कोई चांस है।
शेयर होल्डिंग का पैटर्न बताएंगे, कंपनी के बड़े शेयर होल्डर्स कितने हैं, छोटे शेयर होल्डर्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल 100 से कम शेयर्स कितने लोगों के पास हैं, 100 से 500 के दरमियान कितनों के पास हैं, 500 से 2000 शेयर्स के दरमियान कितनों के पास हैं, 2000 से 10,000 के दरमियान, 10,000 से लाख के दरमियान, लाख से 5 लाख के दरमियान। तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे अलग अलग स्लैब्स बने हुए होते हैं और आगे लिखा होता है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो स्लैब में। उससे पता लग जाता है कि अगर हमारी कंपनी के 2700 मेंबर्स हैं तो उनमें से 15 बड़े मेंबर्स हैं, 27 इस तरह के मेंबर्स हैं और जो छोटे मेंबर्स हैं वो 1000 समथिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगेन ये बनाना हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ ये लाइन हमारे सिलेबस में है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें बताया जाएगा। अगर आपकी होल्डिंग कंपनी मुल्क से बाहर है तो नेम एंड प्लेस ऑफ होल्डिंग कंपनी, वो कौन से मुल्क में है उसके बारे में बताना होगा। क्या यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? मज़ीद इसमें डिफ़ॉल्ट से रिलेटेड लोन्स या इंटरेस्ट वगैरह पे आपने कोई डिफ़ॉल्ट की उसकी बात होगी, डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव के रेमुनरेशन पैकेज, सैलरीज और उस तरह की चीज़ें, और कंपनी के बिजनेस को कौन कौन से रिस्क अनसर्टेनिटीज़ हैं उनकी डिटेल। तो ये लिस्ट ऑफ द कंटेंट्स है जो हर पब्लिक कंपनी में आएगी। और अगर लिस्टेड है खुदा ना खास्ता तो 5 और बातें, कंपनी की मेन ट्रेंड फैक्टर्स, फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है, पोजीशन क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है, ग्राफ चार्ट, मुख्तलिफ तरह के रेशियोज़ वगैरह, कंपनी ने एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट किया, कंपनी ने अपनी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक अच्छाई वाली चीज़ है, जो उन्होंने अपने समाज के साथ अच्छी एक्टिविटीज़ करनी थी, वो कौन सी हैं, कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोल से रिलेटेड डायरेक्टर की जिम्मेदारी की उन्होंने सही से मेंटेन किया या नहीं किया, और अगर आप अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहे थे तो आपने डिविडेंड क्यों नहीं दिया। ये 5 इजाफी बातें कहाँ आएंगी? लिस्टेड में। पब्लिक और पब्लिक की सब्सिडरीज में ऊपर वाली एडिशनल बातें हैं। तो अगर लिस्टेड पूछे तो ये वाले, ये पीछे वाले सारे और ये तीनों। तो ये डिपेंड करता है कि आपसे वो कौन सी कंपनी के कंटेंट पूछे, और जाहिर है वो इतने अच्छे तो हैं कि वो बहुत ही सादा कंपनी वाले तो कंटेंट नहीं पूछेंगे। तो ये आपसे वो खाली पब्लिक पूछ लेंगे या लिस्टेड पूछें तो सब बताना पड़ेगा, पब्लिक पूछें तो वो आखिरी 5 पॉइंट छोड़ के बाकी सब बताने होंगे। डन। तो डायरेक्टर रिपोर्ट इज़ द टॉपिक जिसमें क्रैमिंग करनी पड़ेगी। कोई सवाल? जी, डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ हम क्या करते हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस ऑडिटर रिपोर्ट, ये 3 का सेट बनाते हैं, और अगर लिस्टेड है तो चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट भी उसमें ऐड करते हैं, और ये इकट्ठा सेट मेंबर्स के पास जाता है। कंपनी साल के एंड पे एक डॉक्यूमेंट बनाती है, उसको कहते हैं एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिटर्न नहीं बोल रहा, एनुअल रिपोर्ट। कानून इस लफ्ज़ को नहीं जानता एनुअल रिपोर्ट को। एनुअल रिपोर्ट बेसिकली एक बड़ा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी का अकाउंट्स, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, डायरेक्टर रिपोर्ट, अगर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स है तो कंसोलिडेटेड डायरेक्टर रिपोर्ट, और चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। साथ नोटिस भी लिखा हुआ होता है मीटिंग का। तो रादर देन वो मेंबर्स को नोटिस भेजें, वो पूरा किताबचे ही भेज देते हैं, वही नोटिस होता है, उसी में ये सारी चीज़ें भी लगी हुई होते हैं। जी, जो डायरेक्टर रिपोर्ट में ऑफिशियल कंटेंट बताए हैं वो यहाँ भी देने हैं, और जो अकाउंट्स के ऑफिशियल कंटेंट है वहाँ, और एक चीज़ दोनों जगह है तो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। लॉ जितना बताएगा ये मिनिमम कंटेंट है। आप इससे ऊपर कुछ बताना चाहें, कोई तस्वीरें डालना चाहें, कुछ और कुछ वो करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये मिनिमम कंटेंट है जो इन्होंने कहा। जी, मेंबर्स को अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होती, हम ये अजम्पशन नहीं ले सकते, तो फिर वो क्या करेंगे। इसीलिए लॉ हमें अच्छी तरह से बता रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ किस किस तरह से एक्सप्लेन करनी है। इसीलिए IFRS भी हमें डिस्क्लोजर्स के अंदर क्लैरिटी और इन सारी चीज़ों की बात करते हैं कि एक फेयर प्रेजेंटेशन हो, कि एक आम यूज़र उसे पढ़ के समझ सके कि वहाँ पे क्या बात हो रही है। तो इसलिए ये अकाउंट जब भी बनाए जाते हैं ना, आम यूज़र को जहन में रखा जाता है। हाँ, अब अगर वो किसी भी जगह पे वो करना चाहते हैं, उन चीज़ों को टेस्ट करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, वो SECP से पूछ सकते हैं, लेकिन मेंबर कंपनी का ऑडिट खुद से नहीं करवा सकते। अपने अकाउंट्स किसी को दिखा के सेपरेट ओपिनियन लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन जाहिर है वो ओपिनियन भी हल्की सी होगी, क्योंकि वो सिर्फ अकाउंट्स होंगे, डाटा तो नहीं होगा उसके बैक का। सिर्फ रीजनेबलनेस देख सकते हैं कि इसमें चीज़ें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। क्या चीज़? नहीं, इनकी जो रेमुनरेशन पैकेजेस वगैरह ये बातें लिखनी होती हैं। बिल्कुल सही है। देखें, मैंने आपको एक दफ़ा भी नहीं कहा कि बस ये लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना।
जिस कंपनी के पास ऐसे डायरेक्टर्स होंगे जो बहुत ही क्वालिफाइड होंगे, वो उनकी क्वालिफिकेशन भी बताएंगे, उनका पास एक्सपीरियंस भी बताएंगे, 2 सफ़े का तो उन्हीं के ऊपर उन्हें शाया किया होगा सब कुछ। तो डायरेक्टर रिपोर्ट में जो लिखना लिखते हैं, कम से कम कंटेंट इन्होंने बताए हुए हैं, ज़्यादा जितना मर्जी लिख दें। आखिरी बात अब इसमें आ जाती है एनुअल रिटर्न की, सालाना जाने वाली एक बड़ी इंफॉर्मेशन। एनुअल रिटर्न का मतलब है ये टैक्स रिटर्न नहीं है और ना ये एनुअल अकाउंट्स है, ना ये एनुअल रिपोर्ट है। एनुअल रिटर्न का मतलब है आप सालाना लिस्ट ऑफ मेंबर्स भेजते हैं रजिस्ट्रार को। ये टेक्निकली एनुअल लिस्ट ऑफ मेंबर है, लेकिन हम इसको एनुअल रिटर्न कहते हैं। एनुअल रिटर्न का मतलब है कि आपने एजीएम वाले दिन की अपडेटेड इंफॉर्मेशन हर साल भेजनी होती है। जिस दिन आपकी एजीएम हुई है उस दिन कंपनी में डायरेक्टर कौन थे, ऑफिसर कौन थे, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन था, चेयरमैन कौन था, फलाना फलाना कौन थे, फिर उस दिन कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना था, उस दिन कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना था, उस दिन कंपनी की ये मालूमात क्या थी, उस दिन की क्या मालूमात थी, उस दिन कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या था। तो क्या होता है कि दो फॉर्म होते हैं, फॉर्म ए फॉर्म बी। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल अपने फॉर्मेट पे भेजते हैं, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल अपने फॉर्मेट पे भेजते हैं। आवाम मेरे ख्याल में शायद जज्बाती हो रही है अंदर आने के लिए। हाँ अभी तो टाइम है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इनको रोकूं, लेकिन जब तक मैंने रोकने का सोचा वो बच्चे दूर जा चुके थे। चलें, इंतज़ामिया जज्बाती हो गई, ये तो पिट पिट आके वापस आ जाएगा ये तो इतनी कमज़ोर सी इंतज़ामिया बाहर जाएगी तो बेचारी जो है ना लुट के आएगी। अच्छा जी, एनुअल रिटर्न हमने ये कहा कि सालाना आपने अपने कुछ कवाइफ भेजने हैं। कवाइफ हमें लॉ ने नहीं बताए, मैं फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा था कि इन लिस्ट वगैरह, अकाउंट, शेयर कैपिटल की डिटेल, रजिस्टर ऑफिस की डिटेल, फलाना फलाना डिटेल, आप अपने डिबेंचर होल्डर्स की डिटेल भेजते हैं, अपने शेयर होल्डर्स की डिटेल भेजते हैं। यानी हर साल आप रजिस्ट्रार को बताते हैं कि ये हमारी कंपनी का पूरा डाटाबेस है। ये काम आपने हर साल करना है, लेकिन अगर अगले साल इंफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं है तो बस उनको एक ख़त लिखें और उनसे कहें इंफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं है। और अगर बहुत ही कोई छोटी कंपनी है तो फिर ये बताने की भी जहमत नहीं करनी कि कोई चेंज नहीं है, वो खुद ही से समझ जाएंगे कि कोई चेंज नहीं है, तभी हमारे पास ये ख़त नहीं आया। तो सालाना आपने ये ख़त भेजना है। ये किस दिन की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भेजनी है? एजीएम वाले दिन की। 30 जून की बात नहीं हो रही, एजीएम जौन से दिन हो रही है उस दिन की बात हो रही है, और उसके बाद फिर आपने कुछ दिनों के अंदर इसको भेजना है। अगर साल गुजर जाता और एजीएम नहीं होती, पहली बात है कि अच्छी बात नहीं है, हर साल एजीएम होनी चाहिए, फॉर सम रीज़न नहीं हो सकी तो चूंकि ये एनुअल रिटर्न है तो ये जैसे ही 31 दिसंबर आएगी इसकी डेडलाइन आ जाएगी। तो अगर साल में एजीएम नहीं भी हुई तो फिर 31 दिसंबर की डेट तक की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपने मेंबर्स को भेजनी है। जल्दी से इसे देख लेते हैं। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल अपने अपने तरीके से हर साल बनाएंगी और फाइल करेंगे रजिस्ट्रार के पास एक एनुअल रिटर्न, जिसमें वो पर्टिकुलर्स होंगे जो बता दिए जाएंगे। दोनों के लिए डिफरेंट पर्टिकुलर्स हैं, फॉर्म ए और फॉर्म बी है, हमारे सिलेबस में नहीं है। एज ऑन डेट ऑफ एजीएम या लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर अगर किसी किस्म की एजीएम नहीं हुई या हुई और वो कंक्लूड नहीं हो सकी, एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार को आपने 30 दिनों के अंदर अंदर भेजनी है। 30 दिन कहाँ से स्टार्ट होंगे? उस ड्यू डेट से। लिस्टेड जो है वो इसको 15 दिन तक मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर स्पेशल रीज़न। अगर आपने पर्टिकुलर्स इसमें डाले हैं इस रिपोर्ट में, तो ये पर्टिकुलर्स वो होने चाहिए जो ऑलरेडी आप ही की कंपनी के किसी ना किसी और रजिस्टर में मौजूद हो। ऐसा ना हो कि आपका एनुअल रिटर्न आ गई, चलो उनके लिए नई इन्फॉर्मेशन बना के भेजें। ये इन्फॉर्मेशन आपके अपने ही डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए। मकसद ये है कि ऐसा ना हो कि डेटाबेस आउटडेटेड हो और ये एनुअल रिटर्न में आपने अपडेटेड बात लिखी हुई हो। तो ये निकलेगा आप ही के all required particulars shall have been previously entered in one or more register kept by company for this purpose। रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर कोई चेंज इन पर्टिकुलर्स नहीं है, आपने सिर्फ इन्फॉर्म कर देना है कि कोई चेंज नहीं है। और अगर एसएमसी हो या एक प्राइवेट कंपनी 3 मिलियन से छोटी है तो उसको ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि हमारे इस दफ़ा कोई चेंज नहीं है। जब अगले साल की एनुअल रिटर्न नहीं जाएगी तो वो समझ जाएंगे कि वही ऑडिटर होगा, वही सेक्रेटरी होगा, वही डायरेक्टर्स होंगे, वही कंपनी होगी, वही ऑथराइज कैपिटल होगा, वही पेड अप कैपिटल होगा। तो अक्सर कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो 10-10, 12-12, 15-15 साल एक ही स्टेटस पर चल रही होती हैं। तो उन कंपनियों को हर साल अपनी एनुअल रिटर्न दोबारा जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बता दें कि कोई चेंज नहीं है। और अगर 3 मिलियन से छोटी हैं तो बताने की जहमत भी ना करें। जी अगर एक लाइन की भी चेंज है ना तो फिर आपको दोबारा से बताना है, फिर ये कैपिटल वाली बात अप्लाई नहीं करेगी। तो इस चैप्टर को आपने थोड़ा सा याददाश्त वाले कॉन्सेप्ट में देखना है। अब आपके पास 2 दिन आ गए,
बीच में मार्जिन आ गया। आज जो हमने पढ़ा उसका तो कल टेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये है कहने का मतलब है आपके पास 2 दिन इजी आ गए जिसमें हम मज़ीद नहीं पढ़ रहे। तो आपने अभी तक ये 2 जोन है हमारे 1 to 5 वाला और 9-11, इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है ताकि जब नेक्स्ट वीक शुरू हो तो फिर हम वो टेक्निकल वाली बातें डिस्कस करें और पिछले वीक से हम आज़ाद हों। शेयर कैपिटल को क्या हुआ है? 10% एग्री पार्टी वाला। एक सवाल ले लेते हैं जाने से पहले, एक भाई का आखिरी सवाल। नहीं, राइट चेंज करवाने के लिए आपको 75% मेजॉरिटी चाहिए। आपके राइट पे अटैक हुआ है तो उस अटैक के खिलाफ शिकायत करने के लिए 10% वोटिंग पावर काफ़ी है। अब फिर आप अब अगेन थोड़ा सा, हाँ मतलब अगले लेक्चर में आप जो है ना स्टार्ट होते साथ ही मुझे एक दफ़ा बता दीजिएगा, उसको डिस्कस कर लेंगे।